हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर लैब असिस्टेंट इन 60 डेज। बच्चे अभी से 60 ही दिन है आपके पास। 60 डेज मतलब अभी आपके अप्रैल मान के चले ख़त्म हो गया, तो आपके पास बचे हुए मई एंड जून। अप्रॉक्सीमेट 60 डेज है, अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि अभी 7 दिन इधर के भी है, तो अप्रॉक्सीमेट 60 डेज बचा हुआ है। तो सबसे पहले इस चीज़ पर बात करते हैं, जो सवाल है उसका जवाब मैं दे देता हूँ। तो जो 60-40 का विरोध हो रहा है, क्या होगा उसका? तो शायद सरकार इस मोड पर है कि वो 60-40 पर ही ले ले, बट एक बार सोचना चाहिए उनको भी, और उन्हें भी 90-10 का रेशियो कर देना चाहिए। ठीक है, 90-10 का रेशियो कर देना चाहिए। और यदि सरकार 60-40 पे लेने सोच रही है तो उन्हें बैरियर लगाना चाहिए। और बैरियर कैसे हो सकता है? तो बैरियर दो तरीक़ा से हो सकता है। एक है आपका लैंग्वेज पेपर, जिसको मेरिट में जोड़ना चाहिए। ठीक है, आपका हिंदी रखिए प्लस एक लैंग्वेज पेपर भी रखिए, जो अपने आप बैरियर बनेगा। ठीक है, और साथ में झारखंड जीके, जिसका लगभग मेरा मानना है कि आप 100 क्वेश्चन झारखंड जीके के रखिए। ठीक है, 100 क्वेश्चन झारखंड जीके के रखिए, अपने बैरियर बन जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक बैरियर बन जाएगा। आप 60-40 से फिर ले, कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है। अगर लैंग्वेज रह गया तो फिर कोई सवाल ही नहीं है पूरी तरह से। तो सरकार को बैरियर लगाना चाहिए अगर 60-40 फिर वो एग्ज़ाम ले रहे हैं, और नहीं तो वो सरकार को 90-10 कर देना चाहिए। फिलहाल इस चीज़ पर तो डिस्कशन करके इसके लिए विरोध चल रहा है, देखिए क्या होता है सरकार। ठीक है, 60-40 की नीति तो लाई है, आगे क्या होगा क्या नहीं का कहना मुश्किल है। हो सकता है सरकार बैरियर लगा दे। अब बात हम करते हैं लैब असिस्टेंट के बारे में, जो कि मात्र आपके पास लगभग 60 दिन बचा हुआ है, 60 डेज। और अभी तक बहुत जन हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं। और स्टार्ट कब करेंगे? जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा। जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा फिर वो दौड़ते फिरते रहेंगे, करना क्या है क्या नहीं, कैसे कैसे ये करते रहेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा उसके बाद तो मान के चले कंपटीशन आपके पास बहुत कम है। क्योंकि मैं बार बार आपको बताता हूँ कि कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम होने की वजह यह है कि पढ़ते लड़के कम हैं, और स्ट्रैटेजी के वीडियो, कब एग्ज़ाम होगा वीडियो, यही सब देखते हैं। ठीक है, आप जनरली कोई भी देख लीजिएगा, जहाँ स्ट्रैटेजी बताया जाता है वहाँ पे दुनिया भर का मतलब व्यू रहता है। कैसे पास करें, कैसे 10 दिन में पास करें, कैसे 5 दिन में पास करें, कैसे 30 दिन में पास करें, बस यही सब वीडियो बने रहता है। इन्हीं पर व्यू आता है इन्हीं पर व्यू आते रहता है। 30 डेज़ में कैसे क्रैक करें, तो इन सी बातों को छोड़िए। ठीक है, और रहा बात कि अब आप 60 डेज़ में आपको करना क्या है, तो 60 डेज़ में आपको एक ही काम करना है। सिक्सटी डेज़ पे अब आप करना क्या है, तो आप लगभग दिन भर में मान के चलिए कि मैं मानता हूँ 10 आवर, 8 to 10 आवर। ठीक है, जो भी 8 to 10 आवर अब निकालने होंगे सिर्फ 60 दिनों के लिए। और दो चीज़ करना होगा। एक है आपको मैं पिलर बना दे रहा हूँ, पिलर 1, पिलर 2 एंड पिलर 3। अब पिलर 1 में क्या करना है, तो पिलर 1 में आपको NCERT, बार बार कहता हूँ मैं, NCERT जो 11th एंड 12th को एक बार गो थ्रू करना है। ठीक है, एक बार गो थ्रू ज़रूर करना है। उसके बाद NCERT से आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, इनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स प्लस सबसे ज़्यादा MCQ बेस्ड पेपर तैयार करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस तरह का लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ पिछला बार का पैटर्न, वो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट है आपका रिजल्ट्स। किस चीज़ का रिजल्ट्स? इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। जैसे बायट सावर्ट लॉ का जो फाइनल रिजल्ट क्या आता है, एम्पायर सर्किटल लॉ का क्या रिजल्ट आता है, फ्रिंज विंथ का जो फार्मूला बीटा इक्वल टू कितना निकलता है, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है, उन्हीं के बेस पर आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे। और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अब फैक्चुअल क्वेश्चन आपका कहाँ से बनेगा, तो फैक्चुअल क्वेश्चन आपका मॉडर्न फिजिक्स से बन सकता है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स से आपका फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है।
और रहा बाकी बाकी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को गो थ्रू हुई 11-12 के जो टॉपिक्स हैं, और पिछला बार तो जो सिलेबस में था उस सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन पूछा गया था। बाहर दैट मीन्स मतलब कि बेसिक सा क्वेश्चन ही था, बट उस सिलेबस जो दिया था उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछा था। इसलिए आप एक बार 11-12 से गो थ्रू हो जाइए। जो इम्पोर्टेंट आपके वहाँ पे टॉपिक्स है सिलेबस में उनको देख के, और उनके शॉर्ट नोट्स एंड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स एक जगह लिख के रख लीजिए, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करने होंगे, इसके लिए आपको एक A4 शीट पेपर चाहिए। और A4 शीट पेपर जो जेरोक्स पेपर आता है वो आई थिंक 200 या 250 रुपये के आसपास आता है, पूरा 500 पेज होता है। वो लेके आइए और उस पर नोट्स बनाइए, ना कि कॉपी पर, ठीक है। उस पर नोट्स बनाइए, ना कि कॉपी पर बनाना चाहिए आपको नोट्स, ठीक है। A4 शीट पर नोट्स बनाइए। ये आपका मैं मानता हूँ कि 15 दिन में हो जाना चाहिए, 15 डेज लगना चाहिए, 15 to 20 डेज, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए सारे अच्छा से प्रिपेयर करने में। सेकेंड फेज आपका आता है सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। अब उन टॉपिक को भी क्लियर करना जरूरी है। तो उन टॉपिक के लिए क्या है कि मैंने तो स्टैंडर्ड बुक बताया था, बट अब स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का समय नहीं है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड बुक में तो क्या कीजिए, आपका किसी दोस्त वगैरह के पास स्टैंडर्ड बुक होगा या कहीं से भी, तो उन टॉपिक्स को सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स को आप अपना नोट्स बना के रख लीजिए। उन टॉपिक्स का आप नोट्स बना सकते हैं, उन टॉपिक्स के नोट्स बना लीजिए। उन टॉपिक्स के नोट्स बना लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। कौन सा, जो टॉपिक्स एनसीईआरटी में गिवन नहीं होंगे, कुछ ऐसा टॉपिक्स हैं जो कि नहीं है, तो आप उन टॉपिक्स के नोट्स बना लीजिए और स्टैंडर्ड बुक से और कहीं से जुगाड़ कीजिए, अन्यथा आप गूगल करिए। अब गूगल के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आप बुक खरीदने जाएंगे नहीं। जब मैंने बोला था तो अभी आपने लिया नहीं। थर्ड वन है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 5 दिन लगेंगे, 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा जो जो बचा हुआ टॉपिक्स होगा। अब बचा क्या, एक्चुअली रेफरेंस बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन रेफरेंस बुक यहाँ पे किसी ने खरीदे नहीं है, तो ये एक गलत बात है। अब थर्ड वन क्या है, थर्ड वन यही है कि रिवाइज एंड प्रैक्टिस। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे ना तो आपको कोई भी मतलब सिलेक्शन नहीं दिला सकता। तो आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होगा, और बचे हुए 30 दिन में आप 30 दिन के अंदर सिलेबस ख़त्म कीजिए। बहुत बड़ा सिलेबस है, मैं मान रहा हूँ 30 दिन के अंदर होगा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स तो हो ही सकता है। और हम नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, आपको अगले 5 से 7 दिन में नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन नोट्स पेड होंगे, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नोट्स आपके क्या होंगे, पेड होंगे। तो 30 डेज़ के अंदर अगला 30 डेज जो है वो आपका रिवीजन पे लगना चाहिए, और रिवीजन पूरी तरह से भयानक टाइप से शॉर्ट नोट्स, उसके ऊपर न्यूमेरिकल और एमसीक्यू प्रैक्टिस होने चाहिए। हम एमसीक्यू लेके आ रहे हैं, वीडियो कोई देखता नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देखें। हम कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू अच्छा एमसीक्यू चुन के लेके आएँ। कोई एमसीक्यू पर प्रॉपर बुक, तो कोई पीजीटी टीजीटी के बुक हो तो वो लेके आइए और उसको सॉल्व कीजिए। पीजीटी के लेवल का तो नहीं, टीजीटी लेवल का कोई अगर बुक होगा तो उसको लेके आइए, और लैब असिस्टेंट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं उस बुक से, ठीक है। उस बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 3 पिलर है, पहला एनसीईआरटी को कवर करना है, दूसरा जो टॉपिक छूटेगा उसको रेफरेंस बुक से कवर करना है, जो भी स्टैंडर्ड बुक है, एंड नेक्स्ट वन आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू और न्यूमेरिकल भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये रहा एक स्ट्रेटजी। और एक और चीज़ है, एक क्या है कि आपको डेली बेसिस पे मेरे हिसाब से 10 से 15 एमसीक्यू करने चाहिए। अब बहुत सारे बोलेंगे 10 से 15 एमसीक्यू बहुत कम है। अरे यार, ये जीएस का पेपर नहीं है कि आप एक दिन में 100+ एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक। कर पाएंगे अगर आप 3-4 घंटे देंगे तो कर पाएंगे। 3-4 घंटा में नहीं, क्योंकि डिटेल अगर आप सॉल्यूशन देखते हैं, उसका सब कुछ देखते हैं, तो मैं बोलूँगा बाकी पढ़ेंगे कब, अगर आप 100 एमसीक्यू हर रोज़ सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए 10 से 15 एमसीक्यू सफिशियंट है साइंस वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए, क्योंकि साइंस में जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बड़ा होता है, मैथमेटिकल पार्ट्स होता है, बहुत सारा चीज़ें, फैक्चुअल क्वेश्चन पे डिपेंड होकर नहीं जाना है। या फिर जनरल साइंस यहाँ से आपको पूछा नहीं जा रहा है, यहाँ पे आपको थियरी एंड न्यूमेरिकल ये सारे चीज़ पूछे जाएंगे। तो इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ।
तो हर रोज़ 10 से 15 MCQ प्रैक्टिस कीजिए। तो आज से भी अगर आप 10 MCQ प्रैक्टिस करते हैं इंटू 60 तो मतलब 600 क्वेश्चन बन जाएंगे, और 600 क्वेश्चन इंटू 600 कॉन्सेप्ट, साथ में 600 कॉन्सेप्ट भी आपके पास आएंगे, क्योंकि उनका एनालिसिस भी देखना है। जो भी आप टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे उनका एनालिसिस भी आपको देखना है। तो उनका एनालिसिस देखना है मतलब 600 क्वेश्चन आप करेंगे आज से, हर रोज़ 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे तो आपको 600 कॉन्सेप्ट आएंगे। 600 कॉन्सेप्ट कम नहीं होते हैं, यू कैन क्लियर द पेपर इजीली। ठीक है, आप आराम से पेपर क्लियर कर सकते हैं अगर आपके पास 600 कॉन्सेप्ट फिजिक्स के आ गए हैं तो। ठीक है, तो रहा इसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है हर रोज़ डेली टास्क से। बहुत जल्द मैं टेलीग्राम चैनल भी फॉर्म कर रहा हूँ, आप टेलीग्राम से भी हमारे जुड़े, वहाँ पे आप लोग आपसी में जो डिस्कस करना है, जो क्वेश्चन जिसको डाउट है अपना वहाँ से बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, एक चीज़ और मैं बोल दे रहा हूँ, मैं इसीलिए वीडियो नहीं लाता हूँ क्योंकि वीडियो में व्यू बहुत कम आते हैं, जो बात क्लियर है। मैंने वीडियो बनाया MCQ का, उस पर व्यू नहीं है, तो कम से कम कोशिश करता हूँ। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि मैं, हो सकता है मेरा सिलेबस पूरा ख़त्म ना हो, लेकिन जो ला रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ ही लाता हूँ। तो 10 से 15 MCQ हम भी डेली हर रोज़ अगर हमारे भी देखेंगे तो हर रोज़ 6 से MCQ हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 से 15 MCQ हम भी लेते हुए आएंगे आपके पास हर रोज़। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।